हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज के सेशन में मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगी पब्लिक फाइनेंस। अभी तक जो 10+2 लेक्चर इकोनॉमिक्स वाला कोर्स था उसमें मैंने आप लोगों के साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट कंप्लीट किया है। आई होप आप सबने वो वीडियोस देखी हैं। नहीं देखी, चैनल के ऊपर सेपरेट प्लेलिस्ट है 10+2 लेक्चर वाली, तो आप वहां पे जाकर आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी मैक्रो इकोनॉमिक्स की, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आज मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगी पब्लिक फाइनेंस वाला टॉपिक। तो पब्लिक फाइनेंस में जो फर्स्ट टॉपिक हमारा आता है दैट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। अलोंग विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, कल की क्लास में मैं आपको एक एडिशनल टॉपिक कराऊंगी जो आज सच सिलेबस में मेंशन नहीं है, दैट इज मॉनिटरी पॉलिसी। देखिए, मॉनिटरी पॉलिसी से अगर आपको कल की डेट पे कोई क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तो आप वहां नहीं बोल सकते कि ये पर्टिकुलर टॉपिक हमारे पेपर में नहीं था, हमारे सिलेबस में नहीं था। तो यहाँ पे हमें मॉनिटरी पॉलिसी भी कवर करना है। तो हम लोग मॉनिटरी पॉलिसी करेंगे। और जब मैं आपके साथ मॉनिटरी पॉलिसी डिस्कस करूंगी तो वहां पे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं हम वो सारा कवर करेंगे। इट्स नॉट जस्ट कि ऑब्जेक्टिव्स हमें कवर करना है। लाइकवाइज जब हम फिस्कल पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सिलेबस में जस्ट मेंशन है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, लेकिन अलोंग विद द ऑब्जेक्टिव्स हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी यहाँ पे देखनी है जो मैं आज आपके साथ इन डिटेल डिस्कस करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक दैट इज द फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, मैंने प्रिसाइजली यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, बट अलोंग विद द ऑब्जेक्टिव्स हम एक्स्ट्रा चीजों को भी डिस्कस करेंगे जो आज मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और मेरा टेलीग्राम चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति, इसको भी ज्वाइन करिए ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहे। फिस्कल पॉलिसी, इसका दूसरा नाम क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज द बजटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का जो दूसरा नाम है इसको हम लोग क्या कहते हैं? बजटरी पॉलिसी। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट टैक्सेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट करती है, या गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपेंडिचर करती है। तो ये जो टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर के बारे में बात की जाती है, इसी पॉलिसी को कंबाइंड फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? इट इज फिस्कल पॉलिसी। तो टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर की पॉलिसी को ही हम क्या बोल रहे हैं? फिस्कल पॉलिसी, या इसका दूसरा नाम क्या है? बजटरी पॉलिसी। और याद रखना, जब आप टैक्सेशन एक्सपेंडिचर के बारे में बात करते हो तो कभी कभार हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक और टर्म यूज करते हैं दैट इज द बोरोइंग। बोरोइंग क्यों ऐड करते हैं? बिकॉज आपको पता है जब भी मैं क्लासेस के अंदर एग्रीगेट डिमांड लिखती हूँ तो एग्रीगेट डिमांड में हम लोग क्या लिखते हैं? C+I+G, यही लिखते हैं। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जी रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को। तो वन ऑफ द सोर्स ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज टैक्सेशन। लेकिन जितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है वो सारा टैक्सेशन से कवर नहीं होता। अदर देन द टैक्सेशन गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है? गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ता है। दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? बोरोइंग भी लिखते हैं। अब आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि मैंने तो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड पे टैक्सेशन नहीं लिखा, तो मैं यहाँ पे क्यों बात कर रही हूँ? देखिए, जब भी टैक्सेशन कम होगा तो हमारा क्या होगा? हमारा डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा, बिकॉज YD दैट इज द डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू Y-T। ये फॉर्मूला होता है डिस्पोजेबल इनकम का। तो अगर मेरा डिस्पोजेबल इनकम इकोनॉमी के अंदर, सॉरी, अगर मेरा टैक्सेशन कम होगा इट मीन्स डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज करेगा और कंजप्शन इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये लिंक सब पता होने चाहिए। मैंने बहुत बार क्लास में ये चीजों के बारे में बात की है, तो यू शुड नो। तो अगर मैं अब आपको बोलूं फिस्कल पॉलिसी के बारे में, तो फिस्कल पॉलिसी और बजटरी पॉलिसी का क्या मतलब है? यहाँ पे हम इसमें क्या बोलते हैं? इट रेफर्स टू द टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर एंड बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट। आप लोग क्लास के अंदर सिर्फ नोट्स में डेफिनेशंस को नोट करिए, और एक्स्ट्रा कोई चीज मुझे लिखवानी होगी मैं बोल दूंगी। ये जितना भी बोर्ड फॉर्मेट में आप लोगों के साथ मैं लिख रही हूँ, ये क्लास PDF मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप में भी, और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगी, तो आप वहां से एक्सेस ले सकते हैं। तो आप लोग पहले समझ लेना क्लास को। तो यहाँ पे हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी टॉक अबाउट द टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर एंड बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट, अब यहाँ पे आपको ये तो पता चल गया कि फिस्कल पॉलिसी है क्या। अब दूसरा पार्ट आता है दैट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं फिस्कल पॉलिसी के?
तो सबसे पहले जब भी हम फिस्कल पॉलिसी के बारे में बात करते हैं, तो आपके दिमाग में क्या आता होगा अभी तक? अब आपके दिमाग में आना चाहिए एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड विच इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, इट इज फॉर क्लोज्ड इकोनॉमी। अगर मैं एनएक्स डालू नेट एक्सपोर्ट तो ओपन इकोनॉमी के लिए हो जाएगा, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। तो हमने बोला एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। अगर मैं समहाउ बोलूं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहा है, इट मींस एग्रीगेट डिमांड इज इंक्रीजिंग। एग्रीगेट डिमांड इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब क्या है? एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करने का मतलब है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर हम प्रोडक्शन ज्यादा करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि डिमांड होगा तो डिमांड को मीट करने के लिए प्रोडक्शन भी होगा। तो हम यहाँ पे पहला बात क्या करते हैं कि हम लोग चाहते हैं हमारी इकोनॉमी क्या करे, ग्रो करे। तो फर्स्ट थिंग जिसके बारे में हम बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी में, हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ हो, हमारा जीडीपी बढ़े, हमारा आउटपुट बढ़े। जीडीपी क्या होता है, नेशनल इनकम के बाकी कॉन्सेप्ट्स क्या है, ये हम आने वाली क्लासेस में कवर कर लेंगे। दूसरा, हम चाहते तो हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो। ठीक है, आपको याद है जब मैंने आपके साथ इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन डिस्कस किया था, तो वाइल डिस्कसिंग द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन हम क्या बात कर रहे थे कि हमारा जब मॉडरेट इन्फ्लेशन होता है तो उस समय हमारा आउटपुट भी ग्रो करता है। लेकिन हम लोग इकोनॉमी में हमेशा मॉडरेट इन्फ्लेशन चाहते हैं, ना ही हम डिफ्लेशन का सिनेरियो चाहते हैं इकोनॉमी में, ना ही हम लोग चाहते हैं कि ह्यूज इन्फ्लेशन हो, ना ही हम चाहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन हो, ना ही हम चाहते हैं गैलपिंग इन्फ्लेशन हो। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे हम जब बात करते हैं तो हम किसके बारे में बात करते हैं? हम प्राइस स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? प्राइस स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। नंबर थ्री, हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ तो हो, बट यहाँ पे हायर एम्प्लॉयमेंट भी हो, क्योंकि हम लोगों की जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी है, वो लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी है। यहाँ पे हमारा जो है लेबर अबंडेंस है, तो हम लोग चाहेंगे हायर रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमें यहाँ पे मिले। क्लियर? नंबर फोर, हम चाहेंगे कि हमारी जो ग्रोथ हो रही है वहां पे क्या होना चाहिए? वहां पे स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए इकोनॉमी के अंदर। तो मेजर जो ऑब्जेक्टिव्स है जो आपको पता होने चाहिए, दैट इज नंबर वन, आप लोग मेरे साथ कमेंट बॉक्स में लिखिए। नंबर वन क्या है हमारा? नंबर वन है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ। जब मैं बात कर रही हूँ इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, तो मैं क्या बात कर रही हूँ? तब मैं बात कर रही हूँ मेरा जीडीपी होगा, मेरा मेरा इकोनॉमिक आउटपुट दैट इज द प्रोडक्शन, वो इंक्रीज करना चाहिए। नंबर टू, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि एक मॉडरेट लेवल ऑफ प्राइस इकोनॉमी के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। मॉडरेट लेवल ऑफ प्राइस जब हम बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं हम अपवर्ड राइजिंग पोर्शन की तरफ होने चाहिए एग्रीगेट सप्लाई की। नीचे एग्रीगेट सप्लाई याद है? तो जो सेकंड पार्ट था हमारा एग्रीगेट सप्लाई का, हम उस पार्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। नंबर थ्री, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हायर एम्प्लॉयमेंट की। जब भी फिस्कल पॉलिसी का मोटो होता है तो हम यहाँ पे बात करते हैं इकोनॉमी के अंदर क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए। प्राइस स्टेबिलिटी भी आपको समझ आ गया, हायर एम्प्लॉयमेंट भी समझ आ गया, इकोनॉमिक ग्रोथ भी समझ आ गया। फोर्थ बात हम यहाँ पे क्या करते हैं? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब हम लोग जब भी इकोनॉमी में बात करते हैं, हम कभी भी नहीं बात करते कि रिचर हमेशा रिच बनना चाहिए और पुअर बिकम्स पुअरर। हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो रिच और पुअर है उनके बीच में क्या होना चाहिए, उनके बीच में ये जो इनइक्वालिटी है, ये जो बहुत बड़ा गैप है, ये जो ह्यूज गैप है, वो कम होना चाहिए। तो हम प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के बारे में बात करते हैं। और इसके लिए हम किसके बारे में बात करते हैं? हम इकोनॉमी में बात करते हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होना चाहिए। जैसे आप लोग देखते भी होंगे, जब गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लाती है, जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं हमारे, तो डायरेक्ट टैक्सेस में क्या है? जो रिचर है वो ज्यादा टैक्स पे करता है। क्यों पे करता है? बिकॉज जो पैसा वहां से कलेक्ट हो, उस पैसे के थ्रू गवर्नमेंट क्या कर सके, वेलफेयर स्कीम्स ला सके फॉर द पुअर पीपल। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे बात की जाती है, सो दैट ये जो गैप है बिटवीन द रिच एंड द पुअर वो कम हो सके। नंबर फाइव, हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। रोड्स होनी चाहिए, हॉस्पिटल्स होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में बात की जा सकती है, क्योंकि अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा डेवलप होगा तो इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्टिविटी भी बेटर होगी।
एंड द लास्ट वन जो आप मेंशन कर सकते हैं दैट इज द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर? तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी जो आपको पता होनी चाहिए। अब जब हम फिस्कल पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं तो मेजरली हम दो तरीके की फिस्कल पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। नंबर वन इज द डिस्क्रिशनरी एंड नंबर टू इज द नॉन डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी। सबसे पहले मैं आपको डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी के बारे में समझाऊंगी, फिर हम लोग आएंगे नॉन डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी के बारे में। और जब मैं आपके साथ डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी के बारे में बात करूंगी तो यहाँ पे मैं डायग्राम्स यूज करूंगी। कौन सी डायग्राम? इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप वाली। तो इसका मतलब हम फिस्कल पॉलिसी को लिंक करने वाले हैं विद दोज टॉपिक्स। तो अगर अभी तक आपने वो पर्टिकुलर टॉपिक्स नहीं पढ़े तो वो भी पढ़ लेना। तो फिस्कल पॉलिसी के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी। जब आप डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हो तो यहाँ पे आप डिस्क्रिशन के बारे में बात कर रहे हो। मतलब आप जो भी करोगे, जो भी फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट करोगे वो आप डेलिबरेटली यूज कर रहे हो। तो डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी के बारे में हम लोग क्या बात करेंगे, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? इट रेफर्स टू deliberate, please note down the definition. It refers to the deliberate changes in government spending, changes in government spending and taxation levels enacted by policy makers to influence economic activity। ये मैं आपको समझाऊंगी इसका मतलब क्या है अभी। टू इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी तक हम लोगों ने इन्फ्लेशन पढ़ा। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? प्राइस राइज। ठीक है। तो यहाँ पे इकोनॉमी में क्या हो सकता है? इकोनॉमी में हो सकता है इन्फ्लेशन का सिनेरियो हो या इकोनॉमी में हो सकता है रिसेशन है। अगर इकोनॉमी में रिसेशन है, लेट्स से स्टार्ट करते हैं रिसेशन से। अगर इकोनॉमी में रिसेशन है तो आप मुझे बताइए कि एग्रीगेट डिमांड इस समय क्या है? एग्रीगेट डिमांड इस समय फॉल कर रही है इकोनॉमी में, लो एग्रीगेट डिमांड है। अब यहाँ पे जब रिसेशन है, एग्रीगेट डिमांड कम है, तो हम लोगों को क्या करना है? हमें इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड को बूस्ट करना है। हम लोग क्या चाहते हैं? ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? कि हम लोग क्या करें? एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करें। तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। तो मेरे पास फिस्कल पॉलिसी में क्या इंस्ट्रूमेंट है? जी एंड टी। मेजर इंस्ट्रूमेंट क्या है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन। तो मैं क्या कर सकती हूँ? एग्रीगेट डिमांड को बूस्ट करने के लिए मुझे क्या करना है? अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, या तो मैं जी को बढ़ा दूं, ठीक है, या मैं क्या कर दूं? सी और आई में से किसी चीज को बढ़ा दूं। इसका मतलब अगर मेरे को कंजप्शन को बढ़ाना है तो डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू वाई माइनस टी। तो मैं टैक्सेशन को कम करके डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ा सकती हूँ। और अगर मेरी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन विल इंक्रीज इन द इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो सकता है, या दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं? टैक्सेशन को फॉल कर सकते हैं। तो जब रिसेशन होगा इकोनॉमी में तो हम लोगों ने क्या किया? हम लोग डेलिबरेटली क्या करेंगे? जानबूझ के क्या करेंगे? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेंगे या टैक्सेशन को फॉल करेंगे। तो बिकॉज हम लोगों ने रिसेशन के टाइम डेलिबरेटली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाया या टैक्सेशन को फॉल किया, दैट्स वाई अब जो हम पॉलिसी अडॉप्ट करने जा रहे हैं इट इज नोन एज डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी। हम इसको क्या कहेंगे? डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी। तो काफी बार नेट के एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि अगर इकोनॉमी को हमें रिसेशन से निकालना है तो हम क्या करेंगे? तो आप बोल सकते हैं या हम लोग इंक्रीज करेंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, या हम रिडक्शन करेंगे टैक्सेशन में, या हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे दोनों का। क्लियर? तो आप ये चीज आपको समझ आई? तो अगर समहाउ आपको ऑब्जेक्टिव आ गया तो आप यहाँ से सिंपल आंसर है इसका, आप लिख पाएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले अगर मैंने क्या किया, मैंने इंक्रीज किया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को टू क्योर रिसेशन। तो अगर मैंने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैं क्या कर रही हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं रोड्स बनाने में, मैं डैम्स बनाने में, फोर्ट्स बनाने में पैसा खर्च कर रही हूँ। यही मतलब है इस चीज का।
जब मैंने रोड बनाई तो यहाँ पे जो लेबर यहाँ पे काम करेगा रोड बनाने पे उसको पैसा मिलेगा। जो यहाँ पे रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड उसको पैसा मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो तरीके के इम्पैक्ट जनरेट होंगे। नंबर वन, डायरेक्ट इफेक्ट, जिसके बारे में अभी मैंने बात की। मैंने क्या बोला, वो सारे लोग जिनको जो डायरेक्टली मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं या जो डायरेक्टली काम कर रहे हैं वो सारों की इनकम जनरेट होगी, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, डायरेक्ट इफेक्ट। लेकिन यहाँ पे एक इनडायरेक्ट इफेक्ट भी जनरेट होता है। इनडायरेक्ट इफेक्ट के बारे में अगर हम बात करें, इनडायरेक्ट इफेक्ट में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, बाय द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। मैं अभी समझाती हूँ आपको। बाय द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने रोड का प्रोजेक्ट लाया। जब गवर्नमेंट रोड्स बना रही है तो रोड बनाने के लिए लेट से गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने यहाँ पे 500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लाया। तो गवर्नमेंट ने आउट ऑफ दिस 500 करोड़ लेट से आपके लेबर को दे दिया 100 करोड़। 100 करोड़ यहाँ पे लेबर के पास चला गया। अब जो लेबर है वो घर जाएगा, या लेबर और बाकी सारा इंजीनियर्स वगैरह मैंने सारे यहाँ पे डाल दिए, वर्कर्स डाल दिए, जिसको 100 करोड़ रुपीज जा रहा है। अब यहाँ पे जब ये 100 करोड़ रुपीज लेकर ये लोग घर जाएंगे, ठीक है, ये लोग घर गए, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे ये लोग डिमांड क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे, डिमांड क्रिएट करेंगे। गवर्नमेंट ने तो 500 करोड़ इन्वेस्ट किया, जिसमें से लेट से हमने बोला 100 करोड़ चला गया लेबर को। अब ये जो लेबर के पास पैसा गया, इसमें से जब लेबर घर जा रहा है तो वो दूध वाले से दूध लेने जाएगा, वेजिटेबल वेंडर के पास जाएगा, बच्चों की यूनिफॉर्म लेने जा रहा है, स्टेशनरी लेने जा रहा है, लैंडलॉर्ड को उसने रेंट दिया। ठीक है, मल्टीपल लोगों के साथ उसने क्या किया, ट्रांजेक्शन किया। तो ये जो मल्टीपल लोगों के साथ वो ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो उन मल्टीपल लोगों के लिए भी क्या हो रहा है, इनकम जनरेट हो रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, ये इनकम जो उन मल्टीपल लोगों के लिए जनरेट हो रहा है वो क्यों हो रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्रोजेक्ट लाया था विच कॉस्ट 100 करोड़ रुपीज। ठीक है, 100 करोड़ रुपीज की कॉस्ट थी। और यहाँ पे क्या हुआ, इनकम जनरेट हुई इन आगे मल्टीपल लोगों की। और ये क्यों हुई, बिकॉज ऑफ द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। और ये जो मल्टीपल पीपल थे जिनकी इस स्टेप के अंदर इनकम जनरेट हुई, वो भी तो आगे जाके डिमांड क्रिएट करेंगे, क्योंकि जिसके पॉकेट में पैसा आ रहा है वो मार्केट में जाकर क्या करेगा, डिमांड क्रिएट करेगा। और इस डिमांड जनरेशन को हम लोग क्या कह रहे हैं, इट इज बेसिकली द इनडायरेक्ट इफेक्ट। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे डायरेक्ट इफेक्ट भी हो गया और इनडायरेक्ट इफेक्ट भी हो गया। और जब हम रिसेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो रिसेशन का मतलब क्या है, वी आर नॉट ऑपरेटिंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट कैपेसिटी। हम फुल कैपेसिटी पे तो ऑपरेट नहीं कर रहे, इसका मतलब एक्सेस कैपेसिटी जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। एक्सेस कैपेसिटी एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब रिसेशन में हमें पता है कि हम यहाँ पे ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं, हम आउटपुट प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे जो डायग्राम हम यूज करेंगे दैट इज डिफ्लेशनरी गैप वाली डायग्राम। अब यहाँ पे आपको याद होगा, जब हम डिफ्लेशनरी गैप वाली डायग्राम बनाते हैं तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास होता था इनकम, वाई एक्सिस पे वी हैव द एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे 45 डिग्री की लाइन होती थी जिसको हम लोग क्या कहते थे, सप्लाई लाइन। ठीक है, ये वाली डायग्राम मैंने समझाई हुई है अलग से, डिफ्लेशनरी गैप वाला जो लेक्चर है उसका लिंक नीचे पिन कर दूंगी, आप जाकर देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा तो देख लेना वहां से। तो हम लोगों ने बोला कि दिस इज द एग्रीगेट डिमांड वन, सी प्लस आई प्लस G1। अब हमारा क्या हुआ, एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया। एग्रीगेट डिमांड क्यों बढ़ा, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर AD2 इट इज इक्वल टू C प्लस आई प्लस G2। मैं यहाँ पे सिर्फ G पे वेरिएशन ला रही हूँ, बिकॉज मैं यहाँ पे ये दिखा रही हूँ कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इंक्रीजिंग इन द इकोनॉमी। तो पहले हम Y1 पे ऑपरेट कर रहे थे, नाउ हम लोगों ने क्या किया, YF पे ऑपरेट किया। अब यहाँ पे आउटपुट इंक्रीज किया, क्यों इंक्रीज किया, बिकॉज ऑफ द एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। और ये जो गैप था ना, इसको हम लोगों ने क्या कहा था, दिस इज बेसिकली द रिसेशनरी गैप, या हम इसको क्या कहते हैं, डिफ्लेशनरी गैप। क्या बोलते हैं, डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप इज अ मोर प्रिसाइज टर्म, तो आप इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं दिस इज डेल्टा वाई। ये क्या है, चेंज इन इनकम।
और हम इसको मैथमेटिकली कैसे दिखाते हैं, वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा जी इंटू 1/1 माइनस एमपीसी, 1/1 माइनस एमपीसी। और ये जो 1/1 माइनस एमपीसी है, हम इसको क्या कहते हैं, इट इज बेसिकली नोन एज इनकम मल्टीप्लायर। क्या बोलेंगे आप इसको, इनकम मल्टीप्लायर, या इसका दूसरा नाम क्या है, किनीशियन मल्टीप्लायर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं हम इसको, किनीशियन मल्टीप्लायर फॉर्मूला। अब यहाँ पे मे बी आपको ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछा जाए, वो समझा देती हूँ। हम लोगों ने क्या बोला, यहाँ पे टैक्सेस तो मैंने इंक्रीज करने के बारे में बात नहीं की, ठीक है। टैक्सेस तो मैंने इंक्रीज नहीं किए, मैंने बोला कि गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया, टैक्सेस नहीं इंक्रीज किए। लेकिन अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करती है विदाउट रेजिंग द टैक्सेस, तो ये हमें हेल्प करेगा इन क्योरिंग रिसेशन। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट क्या है, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट रिमेन्स अनचेंज। मैं अभी समझाऊंगी इसका क्या मतलब है, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट रिमेन्स अनचेंज। बिकॉज अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे इम्पैक्ट आएगा, एग्रीगेट डिमांड पे फिर से इम्पैक्ट आएगा। रेट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट रिमेन्स अनचेंज। और रेट ऑफ इंटरेस्ट अनचेंज रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मनी सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, मनी सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। बिकॉज अगर सिर्फ मनी सप्लाई इकोनॉमी में कांस्टेंट है, लेट्स से आपके पास 100 रुपीज है। अब गवर्नमेंट ने बोला कि मैंने एक्सपेंडिचर बढ़ाना है, लेकिन मनी सप्लाई क्या है, 100 रुपीज ही मनी सप्लाई है इकोनॉमी में। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, पहले पहले 10 रुपए का कंजप्शन हो रहा था, 20 रुपए का जो था वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट था, और 70 रुपीज का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो रहा था। लेकिन नाउ गवर्नमेंट ने बोला कि मुझे तो एक्सपेंडिचर बढ़ाना है, तो अब 10 रुपए का कंजप्शन है, 80 रुपी का क्या हो गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया। और अब हमारे पास 100 रुपए ही मनी सप्लाई है इकोनॉमी के अंदर। इट मीन अब जो आपका प्राइवेट इन्वेस्टर है वो 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा, तो क्या हम बोलते हैं इसको, हम इसके लिए टर्म यूज करते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। कि बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर जाता है इकोनॉमी के अंदर। तो यहाँ पे मैंने ये सिर्फ ये थोड़ा सा सिंपल करके आपको समझाने की कोशिश की है। तो हम लोगों ने बोला कि हमारी पॉलिसी को हम इफेक्टिव चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी पॉलिसी लाने के बाद रिसेशन इकोनॉमी से चला जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मनी सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। पहले मनी सप्लाई ये थी, और इस मनी सप्लाई में मनी डिमांड क्या था, ये था। मनी सप्लाई में मनी डिमांड क्या था, ये था। लेकिन नाउ मनी डिमांड इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले ये था, मनी डिमांड इज इंक्रीजिंग, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने भी तो डिमांड किया ना। गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है तो इट मीन्स वो मनी डिमांड की ज्यादा कर रही है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट के बीच में क्या है, इट इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, सबको पता है। तो हम लोग नहीं चाहते कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मनी सप्लाई और मनी डिमांड को इस पॉइंट के अंदर इंटरसेक्ट कराना पड़ेगा, और उसके लिए मनी सप्लाई हमें इतना बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारी जो फिस्कल पॉलिसी है वो इफेक्टिव रहे, रिसेशन से हम बाहर निकल पाए, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमें जो मनी सप्लाई है वो बढ़ानी पड़ेगी, सो दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इकोनॉमी के अंदर बढ़े ना। क्लियर, यहां तक समझ आया, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, मैंने ट्राई किया है कि आपको ये टॉपिक समझ आ जाए। क्लियर, ये तो हम लोगों ने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में बात की। अब दूसरा हम लोग बात करते हैं रिडक्शन इन टैक्सेस। रिडक्शन इन टैक्सेस टू ओवरकम रिसेशन, रिडक्शन इन टैक्सेस टू ओवरकम रिसेशन। वापिस से आप लोग एग्रीगेट डिमांड में आइए। जब हम एग्रीगेट डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं, वी नो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C+I+G। अब मैं जी के बारे में बात नहीं कर रही, अब मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, अब मैं कंजप्शन के बारे में बात कर रही हूँ। देखिए, इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बात की जा सकती है। इट्स नॉट कि हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है टैक्स बेनिफिट वहां मिलेगा, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम अपना जो डिस्कशन है वो कंजप्शन के ऊपर रखेंगे। हम लोगों ने बोला कि टैक्सेस रिड्यूस हुए।
अगर टैक्सेस रिड्यूस होंगे तो डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू वाई माइनस टी। डिस्पोजेबल इनकम मतलब जो पैसा अब आपके पास आफ्टर टैक्स बचा खर्चने के लिए, जो आपके पास पैसा है। तो डिस्पोजेबल इनकम जो पैसा खर्चने के लिए है, अगर वो बढ़ जाए तो आपका कंजप्शन बढ़ेगा, कंजप्शन बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो यहाँ पे रिडक्शन इन टैक्सेस से सिर्फ इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है। ठीक है, रिडक्शन इन टैक्सेस से डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होगा। रिडक्शन इन टैक्सेस से क्या होता है, ओनली इनडायरेक्ट इफेक्ट होगा थ्रू मल्टीप्लायर। सेम डायग्राम बनेगी जो मैंने अभी आपके साथ बनाई थी। आप जब भी बनाएंगे क्लास के बाद तो नोट्स में वो डायग्राम ऐड कर लेना। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा टी इंटू एम पी सी डिवाइडेड बाय 1 - MPC। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो है इट इज द टैक्स मल्टीप्लायर। और अभी तक आपने नोट किया होगा कि टैक्स मल्टीप्लायर और इनकम मल्टीप्लायर में देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस है, जो आप लोगों को दिखा वहां पे एमपीसी नहीं था, यहाँ पे एमपीसी है। अब आप मुझे बताइए टैक्स मल्टीप्लायर और इनकम मल्टीप्लायर में से किसकी वैल्यू ज्यादा होती है और किसकी वैल्यू कम है। प्लीज पार्टिसिपेट करिए कमेंट बॉक्स में, अगर आप चाहते हैं ये सीरीज कंटिन्यू रहे तो प्लीज पार्टिसिपेट करिए। अब यहाँ पे दूसरे पार्ट पे आते हैं हम, दैट इज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। अगर इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन हो जाए, इन्फ्लेशन होगा तो आपको पता है इन्फ्लेशन के कॉजेस। वन ऑफ द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। पढ़ाया था मैंने इन्फ्लेशन, नहीं देखी वीडियो देख लीजिए। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन वन ऑफ द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन है। तो जब हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में बात करते हैं तो हम लोगों को पता है कि एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। तो हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, वी ट्राई टू लोअर डाउन द एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। अगर हम चाहते हैं एग्रीगेट डिमांड को कम करना तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस समय एग्रीगेट डिमांड विच इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, हम या तो जी को कम करेंगे या इन दोनों में से किसी को कम करेंगे। तो अगर जी को कम करना है, आप मुझे बताइए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को हम कैसे कम करेंगे। जी को कम करने का मतलब है गवर्नमेंट खर्च ना कम करे, तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को कम करेगी। गवर्नमेंट अगर अभी तक बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स बना ला रही थी, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे उन प्रोजेक्ट्स पे पैसा कम खर्चना चाहिए। तो गवर्नमेंट अगर डी को कम कर दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली एग्रीगेट डिमांड विल फॉल इन द इकोनॉमी। ठीक है, और दूसरे तरीके से अगर गवर्नमेंट टैक्सेशन को इंक्रीज करे तो डिस्पोजेबल इनकम क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, फॉल करेगी, इट विल फॉल इन द इकोनॉमी बिकॉज वाई डी इज इक्वल टू वाई माइनस टी। मैं आपको ये इसलिए बार बार बताती हूँ रिलेशनशिप, बिकॉज आपको समझने में इजी हो। ठीक है, ये चीजें अब ऐसी हैं जो आपको टिप्स में होनी चाहिए। तो डिस्पोजेबल इनकम हमारे पास क्या है, इट इज इक्वल टू वाई माइनस टी। क्लियर, यहां तक सबको समझ आया कि डिस्पोजेबल इनकम क्या है हमारे पास। तो हमारे पास या तो टैक्सेशन को इंक्रीज किया जा सकता है या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को फॉल किया जा सकता है। तो सबसे पहले अगर टैक्सेशन को इंक्रीज किया जाए, पुराने में मैंने आपको डायग्राम समझाई थी जहां पे हमने टैक्सेशन को कम किया था वो छोड़ दिया था। यहाँ पे इंक्रीज इन टैक्सेशन वाली डायग्राम समझाऊंगी। दूसरी डायग्राम आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। तो वी हैव द इनकम, यहाँ पे वी हैव द एक्सपेंडिचर, और टू बी मोर प्रिसाइज आप यहाँ पे नेशनल इनकम लिख सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक 45 डिग्री की लाइन है, दैट इज वाई, और यहाँ पे वी हैव द एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो हम लोगों ने बोला एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। अब यहाँ पे देखना, मैं जी पे वन नहीं लिख रही, मैं क्या लिख रही हूँ, C1। बिकॉज आपको पता बताया मैंने मुझे क्या करना है, मुझे डिस्पोजेबल इनकम को कम करना है। तो डिस्पोजेबल इनकम मेरा कंजप्शन को इन्फ्लुएंस करेगा, दैट्स वाई मैं यहाँ पे सी कंजप्शन को चेंज करना दिखा रही हूँ। अब मैंने दिखाया कि डिस्पोजेबल इनकम कम होगी बिकॉज ऑफ द टैक्सेशन, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया, फॉल कर गया। AD2 हमारा आ गया जिसमें हम लोगों ने क्या बताया, C2 प्लस आई प्लस जी। क्लियर। तो यहाँ पे आप देखें हम लोग कहाँ पे थे, हम इन्फ्लेशन पे थे। हम Y1 लिख रही हूं मैं इसको, वाई आई एम राइटिंग Y1, इट इज नॉट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। बिकॉज हम लोग बता रहे हैं कि इतना इन्फ्लेशन है इकोनॉमी के अंदर
कि हम फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी लेवल को कवर कर चुके हैं, क्रॉस कर चुके हैं। अगर हमारा प्रोडक्शन जितना हो सकता है, हम लेकिन डिमांड उससे भी ज्यादा है, लेकिन हम चाहते हैं हम बैक टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आए, तो ये जो गैप है इसको हम इकोनॉमी में कहते हैं, इस गैप को इन्फ्लेशनरी गैप क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम वाई एफ पे आने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे आप फिर से ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पे क्या है, इट इज डेल्टा वाई। क्या है हमारा? डेल्टा वाई। और आप मुझे अब बताइए, ये जो हम लोगों ने इंक्रीज किया टैक्स, इससे डायरेक्ट इफेक्ट होगा या इनडायरेक्ट इफेक्ट होगा या दोनों होगा? ठीक है का, मैं पॉज कर रही हूँ, 1 मिनट का ब्रेक लेती हूँ, आप मुझे बताइए कि क्या होगा, सोचिए। ठीक है, 10 तक गिन रही हूँ, बताइए। तो इसका क्या होगा? इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट होगा, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। तो जब हम इंक्रीजिंग टैक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो इट विल हैव एन इनडायरेक्ट इफेक्ट इन द इकोनॉमी। इसका क्या है? इनडायरेक्ट इफेक्ट है। और हम इसमें क्या बोल रहे हैं? फॉलिंग कंजप्शन ड्यू टू मल्टीप्लायर। तो डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है। और फिर से जो वैल्यू होगी टैक्स मल्टीप्लायर की, दैट रिमेन्स द सेम, इंटू एमपीसी डिवाइडेड बाय 1 - एमपीसी। और यहाँ पे हम इसको क्या लिखते हैं? डेल्टा सी इंटू एमपीसी डिवाइडेड बाय 1 - एमपीसी। क्लियर? ये समझ आया? तो दूसरा पार्ट है रिड्यूसिंग एक्सपेंडिचर का, कुछ नहीं करना। आप लोगों को जैसे मैंने पहला पार्ट समझाया इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर का, लाइकवाइज आप ये वाला पार्ट खुद से करेंगे। डायग्राम कौन सी बनानी है? इन्फ्लेशनरी गैप वाली सेम डायग्राम एज इट इज बनेगी। ठीक है, लेकिन फर्क क्या है? यहाँ पे आपको जी पे वेरिएशन दिखाना है, रिड्यूसिंग एक्सपेंडिचर। और जब आप रिड्यूसिंग एक्सपेंडिचर दिखाएंगे तो यहाँ पे दोनों तरीकों के इफेक्ट होंगे, कौन कौन से? डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो ये वाला पार्ट मैं आपको दे रही हूँ होम असाइनमेंट, प्लीज डू इट योरसेल्फ। इसके बाद हमारा आता है नॉन डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी। मैंने स्टार्ट में क्लास में किया था कि फिस्कल पॉलिसी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, नॉन डिस्क्रिशनरी और डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी। नहीं याद है? दिखा देती हूँ एक बार। हम लोगों ने जब फिस्कल पॉलिसी स्टार्ट किया था, तो मैंने यहाँ पे बोला डिस्क्रिशनरी एंड नॉन डिस्क्रिशनरी, याद है? ठीक है, तो इस पार्ट पे हम बात करेंगे। तो नाउ स्टार्ट विद द नॉन डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी। जब मैंने डिस्क्रिशनरी बोला, मैंने बोला डेलिबरेटली गवर्नमेंट को लग रहा है रिसेशन है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है, गवर्नमेंट ने जानबूझ के किया। इट्स नॉट कि रिसेशन होने पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम कर सकती है, वो तो नहीं कर सकती। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट डिस्क्रिशनरी के केस में जानबूझ के कर रही है। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे नॉन डेलिबरेटली करेगी, जानबूझ के गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करेगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कुछ बिल्ट इन टैक्स और एक्सपेंडिचर मैकेनिज्म होंगे जो ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेंगे एग्रीगेट डिमांड को जब रिसेशन होगा, और रिड्यूस करेंगे एग्रीगेट डिमांड को जब इन्फ्लेशन होगा। बिकॉज हमें पता है, अगर आप लोग टॉपिक को ध्यान से समझ रहे होंगे, आपको पता है जब इन्फ्लेशन है तो हमें करना क्या है? इन्फ्लेशन में वी हैव टू रिड्यूस द एग्रीगेट डिमांड। और अगर इकोनॉमी के अंदर रिसेशन है तो हमें क्या करना है? वी हैव टू इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। तो इन्फ्लेशन के अंदर मैंने बोला रिड्यूस करना है एग्रीगेट डिमांड। इसका मतलब अगर मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे नॉन डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी, यहाँ पे जो भी टैक्स और एक्सपेंडिचर मैकेनिज्म है वो इन्फ्लेशन के टाइम ऑटोमेटिकली क्या करेगा? रिड्यूस करेगा एग्रीगेट डिमांड। और रिसेशन के टाइम वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा एग्रीगेट डिमांड। प्लीज नोट डाउन द डेफिनेशन। नॉन डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी, इट इज अ बिल्ट इन it is a built-in tax or expenditure mechanism that automatically increases aggregate demand when recession occurs and reduces aggregate demand when there is inflation in the economy without any special without any special deliberate actions on the part of government. Clear? मैं रिपीट कर रही हूँ, अपनी पूरी डेफिनेशन चेक कर लेना। Non-discretionary fiscal policy, it is a built-in tax or expenditure mechanism
that automatically increases aggregate demand when recession occurs and reduces aggregate demand when there is inflation in the economy without any special deliberate action on the part of the government. आई होप आपको क्लियर हुआ। अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट, जब हम नॉन डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी के बारे में बात करते हैं तो हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। कौन कौन से हैं? नंबर वन इज द पर्सनल इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स। नंबर टू, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। नंबर थ्री इज द ट्रांसफर पेमेंट्स, ट्रांसफर पेमेंट। नंबर फोर इज द कॉर्पोरेट डिविडेंड पॉलिसी, कॉर्पोरेट डिविडेंड पॉलिसी। वन बाय वन सबको समझाती हूँ। नंबर वन इज द पर्सनल इनकम टैक्स। जब हम पर्सनल इनकम टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो आप मुझे बताइए इनकम टैक्स का नेचर क्या है, प्रोग्रेसिव या रिग्रेसिव? प्रोग्रेसिव वो होते हैं जो इनकम बढ़ने के साथ टैक्सेस बढ़ते हैं। आपको पता है, अगर मैं इंडिया इंडिया के अंदर टैक्सेशन सिस्टम के बारे में बात करूं तो अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो टैक्सेस भी क्या होंगे? टैक्सेस भी हमें, हम हायर इनकम टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो वी हैव टू पे मोर टैक्सेस, बिकॉज आपको पता है ना कि टैक्स स्लैब्स बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे पर्सनल इनकम टैक्स के बारे में अगर हम बात करें, बिकॉज इंडिया के अंदर क्या है, प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स है, ये समझ के कहीं नोट कर लेना जो मैं बोल रही हूँ। इंडिया के अंदर क्या है, प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स है। इसका मतलब जब नेशनल इनकम बढ़ेगी एक्सपेंशन के टाइम तो यहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लेशन की वजह से लोगों के प्रॉफिट बढ़ेंगे, इनकम बढ़ेगी, तो वो क्या करेंगे, वो हाइयर इनकम टैक्स वाले स्लैब में आएंगे। जब वो हाइयर इनकम टैक्स वाले स्लैब में है तो ऑटोमेटिकली दे हैव टू पे मोर टैक्सेस। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे जब वो मोर टैक्सेस पे कर रहे हैं तो क्या होगा, उनका डिस्पोजेबल इनकम कम होगा, डिस्पोजेबल इनकम कम होगा, कंजप्शन फॉल करेगा, एग्रीगेट डिमांड विल फॉल इन द इकोनॉमी। और यहाँ पे हमने क्या देखा, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, बट पर्सनल इनकम टैक्स इस तरीके से जो है डिवाइस किया गया है कि वो इन्फ्लेशन के टाइम क्या होगा, इन्फ्लेशन के टाइम इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। लाइफ वाइज अगर डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन का मतलब लोग प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे ज्यादा। जब लोग बिजनेसमैन प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा तो वो, उसकी इनकम फॉल करेगी, उसकी इनकम फॉल करेगी तो वो ऑटोमेटिकली लोअर इनकम टैक्स स्लैब में पहुंचेगा। जब वो लोअर इनकम टैक्स स्लैब में होगा तो वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर, रेट ऑफ टैक्स पे करेगा। क्लियर? तो आप लोगों को समझ आया कि अब क्या होगा, अब उसको कम टैक्स पे करना पड़ेगा तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी उस समय। क्लियर? नंबर सेकंड, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। जैसे पर्सनल इनकम टैक्स इंडिविजुअल लेवल पे होता है, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स क्या होता है, कंपनीज के लेवल पे। कंपनी क्या करती है, पार्ट ऑफ देयर प्रॉफिट एज टैक्स देती है टू द गवर्नमेंट। जो मैंने यहाँ पे आपको प्रोसेस समझाया वही प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई होगा कि रिसेशन के टाइम क्या होगा, प्रॉफिट जो है कंपनी के वो फॉल कर जाएंगे और टैक्सेस भी फॉल कर जाएंगे। लाइक वाइज इन्फ्लेशन के टाइम प्रॉफिट ऑफ द कंपनी राइज करता है और वो ये टैक्सेस भी राइज करते हैं। नंबर थ्री, हम लोग बात करते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स पे। जब आप ट्रांसफर पेमेंट्स पे बात कर रहे हो तो यहाँ पे आप किसके बारे में बात करोगे, यू टॉक अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट कॉम्पनसेशन। किसके बारे में? अनएम्प्लॉयमेंट कॉम्पनसेशन एंड वेलफेयर बेनिफिट्स। अब रिसेशन के टाइम गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ज्यादा कॉम्पनसेट करने की कोशिश करेगी, बिकॉज रिसेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, तो इस समय अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट ज्यादा मिलेंगे या बाद में मिलेंगे? इस समय ज्यादा मिलेंगे। तो बिकॉज रिसेशन के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के बारे में अगर हम बात करें तो वो ज्यादा हो जाएंगे, वो ज्यादा लोगों को मिलेंगे, ज्यादा लोगों को मिलेंगे तो उन सबकी कंजप्शन बूस्ट करेगी, उन सबकी इनकम बूस्ट कर रही है तो कंजप्शन बूस्ट करेगी। तो बिकॉज रिसेशन के टाइम पे ये चीजें ज्यादा हो रही हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो अल्टीमेटली हमें हेल्प करता है टू बीट द रिसेशन इन द इकोनॉमी। एंड फोर्थ पॉइंट इज द कॉर्पोरेट डिविडेंड पॉलिसी, कॉर्पोरेट डिविडेंड पॉलिसी। अब कॉर्पोरेट डिविडेंड पॉलिसी के बारे में बात करेंगे लेकिन उससे पहले समझाती हूँ कि डिविडेंड क्या होता है। देखिए कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया, तो आउट ऑफ दिस प्रॉफिट कंपनी डिसाइड करती है कि हम एक पार्ट को क्या करेंगे,
आज डिविडेंड देंगे टू द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। तो ये जो पार्ट है जो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है दैट इज नोन एज द डिविडेंड। अब यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली जब हम कॉर्पोरेट डिविडेंड पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं तो नॉर्मली क्या होता है, कंपनीज फॉलो करती है एक कांस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी। कांस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी रिगार्डलेस ऑफ द प्रॉफिट, यहाँ पे जो डिविडेंड रहेगा वो क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसका वो डिविडेंड देती है $1। ठीक है, $1 वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, चाहे उसका प्रॉफिट $100 हो, चाहे वो $50 प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो रिसेशन के टाइम क्या होगा, रिसेशन के टाइम प्रॉफिट्स आर फॉलिंग। तो लेट से रिसेशन के टाइम वो कंपनी $50 का प्रॉफिट कर रही थी, लेकिन इस समय भी स्टिल वो प्रोवाइड कर रही है $1 का डिविडेंड। और इन्फ्लेशन में जो $100 का प्रॉफिट कर रही है सेम कंपनी, लेकिन स्टिल वो क्या कर रही है, वो $1 का ही डिविडेंड पे कर रही है। तो इस समय अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे एज रिसेशन में क्या होगा, एज कंपेयर टू द इकोनॉमिक सिचुएशन पीपल आर स्पेंडिंग मोर, रिलेटिव कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे। तो पीपल आर स्पेंडिंग मोर इन ड्यूरिंग रिसेशन। तो यही हम चाहते हैं रिसेशन के टाइम यही हो। तो कांस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी हेल्प करती है हमें ये अचीव करने में। लाइकवाइज अगर हम इन्फ्लेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ, एज कंपेयर टू $100 जो $1 का प्राइस है वो तो बहुत कम है। ठीक है, $1 एज कंपेयर टू $100, अब ये कितना हो गया, ये कंपैरेटिवली हाफ हो गया अगर हम परसेंटेज टर्म्स में बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, लोगों के पास खर्चने के लिए कम पैसा है। तो ये है आपका डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी। क्लियर? ठीक है, तो क्लास यहीं पे खत्म करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको चीजें समझ आ रही हैं। फिर भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।